हेलो स्टूडेंट्स, जीरो टू हीरो सीरीज में अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, मुझे बताने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है आप लोगों को कि अभी तक उनका वॉचिंग टाइम अच्छा जा रहा है। जिस हिसाब से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उतने ढेर सारे तो हैं नहीं, चुनिंदा हैं, हज़ार भी अभी तक हुए नहीं हैं। तो मैं खुश हूँ कि वॉचिंग टाइम अच्छा जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहा है कुछ और जगह भी जा रहा है, कोई और हमारे बच्चों के अलावा कोई और बच्चे भी अगर देख रहे हैं, पहुंच रहा है, तो अच्छा अच्छा यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। और मैं चाहता हूँ वो लाइक भी करें, अगर पसंद आ रही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी सी मेरी नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी नहीं, थोड़ी सी अपने में ही कमी महसूस करूँगा। कोशिश करूँगा वो लाइक में तब्दील हो जाए। इस तरीके से आपके सामने हम टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा को लेकर। इसको लेकर किस तरीके से प्रश्न आए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये तो प्रश्न बनता ही है 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 6 नंबरों का ये प्रश्न है। और हम तरह तरह के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, उनके उत्तरों, उनके आंसर की भी आपके सामने हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल नवल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़े हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से लिया जाता है। ओके, तो ये बात हो रही है सुरक्षा की धारणा को लेकर। परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं? प्रश्न में एक साथ बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, दो पार्ट हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से लिया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा किस में लिया जाता है वो भी हम जानेंगे। और परंपरागत सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? परंपरागत सुरक्षा नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। हमें ये समझना है कि सुरक्षा की दो धारणाएं हमारे सिलेबस में है। हमें जाननी है कि सुरक्षा की दो धारणाएं होती है, एक है पारंपरिक और दूसरी होती है अपारंपरिक। एक होती है पारंपरिक और दूसरी क्या होती है? अपारंपरिक धारणा। यहाँ पर अ है, ध्यान देना। ओके, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है, फिलहाल इस प्रश्न में हम चर्चा करेंगे पारंपरिक धारणा के बारे में। पारंपरिक धारणा के बारे में सुरक्षा का मतलब क्या है ये भी हमें जान लेना चाहिए। दरअसल सुरक्षा का मतलब है जो ऐसे खतरों से निपटना, ऐसे खतरों की बात करता है सुरक्षा जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को क्या करते हो? प्रभावित करते हो। सुरक्षा एक्चुअली खतरों के लिए है, हमें खतरों से सुरक्षा है। किससे सुरक्षा? खतरों से सुरक्षा। कौन से खतरे, कौन से संकट? ऐसे खतरे जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को के लिए खतरा महसूस होते हो। तो सुरक्षा में किसकी सुरक्षा की जाती है? बोलो, सुरक्षा में किसकी सुरक्षा की जाती है? खतरों से सुरक्षा की जाती है, खतरों से सुरक्षा की जाती है। और किस तरह के खतरे? जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हों। कौन से मूल्यों को? केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हो। केंद्रीय मूल्यों का मतलब क्या है? केंद्रीय मूल्यों का मतलब है स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता जैसे कुछ हमें केंद्रीय मूल्यों के बारे में हमारी बुक बताती है। तो केंद्रीय मूल्यों का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, किसी देश की निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्रता, अखंडता, किसी देश का जो आकार है वो अखंड रहना चाहिए, कोई दूसरा देश उस पर अटैक ना करे। ओके, खैर, ये बात हुई सुरक्षा के बारे में। हमें ये जाना है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है। दो धारणाएं होती हैं, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। यहाँ पर अ है, ध्यान देना। ओके, तो देखिए सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ राष्ट्रीय धारणा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? राष्ट्रीय धारणा से लिया जाता है। ऐसा क्यों, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे अभी थोड़ी देर में। वास्तव में सुरक्षा का पारंपरिक धारणा को सैन्य बल से संबंधित माना जाता है। सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा होता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। कम नहीं, कायम, कायम भी रखा जा सकता है। पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। यहीं से हमें पॉइंट की शुरुआत करनी है, यहीं से हमें सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझना है। सर कैसे कैसे बताओ तो सही। अरे, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे अधिक खतरनाक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सैन्य खतरे को। सैन्य खतरे को, ध्यान देना। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक क्या है?
सैन्य खतरा है। और ये जो सैन्य खतरा है ये किससे होता है? कोई दूसरा देश होगा, वो दूसरा देश क्या करेगा? किसी दूसरे देश पर अटैक करेगा, मिलिट्री अटैक करेगा, सैन्य अटैक करेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या होता है? खतरा होता है। ओके। तो अब ये धारणा ये कहती है कि अब ऐसे में वो देश जिस पर सैन्य अटैक हुआ है वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? तो ये बताता है सैन्य बल से। सैन्य बल से ही अपनी जो आर्मी है उससे ही सुरक्षा को सुरक्षा को क्या कर सकता है? कायम रख सकता है। खतरा भी सैन्य बल से है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को क्या कर सकता है? कायम कर सकता है। क्या कर सकता है? कायम कर सकता है। ध्यान देना बच्चों, किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा है, सैन्य बल है। सैन्य बल से ही वह देश अपनी सुरक्षा को क्या कर सकता है? कायम रख सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस तरीके से आगे हम ये समझेंगे कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सैन्य बल से संबंधित है, सैन्य बल प्रयोग से संबंधित है। किससे है? सैन्य बल प्रयोग से संबंधित है। अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, इस प्रकार की धारणा में क्या किसी पर्टिकुलर देश के लिए खतरा हुआ? नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। तो और इस प्रकार की धारणा में खतरा किससे संबंधित है? किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्र से संबंधित है, पर्टिकुलर देश से संबंधित है। इसलिए सुरक्षा की कैसी धारणा है? राष्ट्रीय धारणा है। कैसी धारणा है? राष्ट्रीय धारणा है। ओके। और ये ध्यान देना, जब कोई आक्रमण किया जाता है, सैन्य आक्रमण किया जाता है किसी देश पर, तो उस देश को तो खतरा पहुंचता ही है, साथ साथ उस देश के नागरिकों का सामान्य जीवन भी खतरे में पहुंच जाता है। इस तरीके से उनके केंद्रीय मूल्यों को भी खतरा पहुंचता है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि केंद्रीय मूल्यों का मतलब होता है स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, क्या बात आपको समझ में आई? अब पढ़ेंगे प्रश्न का अगला टॉपिक है सुरक्षा नीति के तत्व बताइए। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था ना कि सुरक्षा नीति के तत्व बताइए, तो यह आपको पता होना चाहिए सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहला तत्व होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। सर सुरक्षा नीति के तत्व पहले ये तो बता दो कौन कौन से हैं। देखो, पहला युद्ध है, दूसरा शक्ति संतुलन है, तीसरा रक्षा करना है और चौथा है गठबंधन करना। हम एक एक करके इन सभी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे युद्ध के बारे में। युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास कितने विकल्प होते हैं बच्चों? 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि वो आत्मसमर्पण कर ले। दूसरा विकल्प होता है दूसरे देश को युद्ध होने पर विनाश के भयानक संकट देना, कहना ध्यान देना अगर तूने अटैक किया तो ये देखियो तेरा भी नुकसान हो जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान, इंडिया हाल ही में चाइना को भी कहता था ना, चाइना को कहा इंडिया ने कि अब इंडिया जो है वो 1962 का भारत नहीं है। ध्यान देना, भारत 1962 का भारत नहीं है, था 1962 का जब चाइना ने भारत को हराया, लेकिन ये 2023 वाला भारत है। इसे चाइना को सबक सीखना होगा। अगर तू युद्ध करेगा तो हम भी तेरे को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम इस तरीके से चाइना को डराते हैं। फिलहाल तो हमारी सरकार इस तरीके से पॉलिसी अपनाती है। तीसरा है, भाई साहब अगर सामने वाला फिर भी समझ नहीं रहा है तो युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। अब तो भाई उसने शुरुआत कर दी, तुम भी शुरू करो। परंतु सुरक्षा नीति का एक तत्व और होता है, इसी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, अपरोध होता है। क्या होता है? अपरोध। अपरोध का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। युद्ध की आशंका है, पॉसिबिलिटी हो रही है तो रोको, जैसे तैसे रोकने की कोशिश करो। मतलब अपरोध एक तरीके से सुरक्षा नीति है। क्या है? सुरक्षा नीति है जिसके तहत युद्ध की आशंका को रोकने की कोशिश की जाती है। अब वो कैसे भी करो, आप कैसे भी कर सकते हो। अपरोध युद्ध को सीमित करने और समाप्त करने से होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रक्षा कहा जाता है। और अपरोध किस लिए किया जा रहा है? बोलो, अपरोध क्यों? कोई देश अपरोध की नीति क्यों अपनाता है? ऑब्वियस बात है, वो चाहता है युद्ध को सीमित करे, वो चाहता है युद्ध को समाप्त करे। इस तरीके से वो रक्षा करना चाहता है अपना, तो इसलिए इसको रक्षा कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? बढ़े आगे। ओके सर, अपरोध का एक दो मतलब बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। अपरोध, मैंने कहा था ये सुरक्षा नीति का एक तत्व है। तो हम देख सकते हैं हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान के बीच
ही नहीं बल्कि इंडिया चाइना के बीच अगर हम देखें। और हम ये भी देख सकते हैं चाइना की अगर हम बात करें विशेष तरीके से हमने ताइवान के केस में भी देखा है, ताइवान के केस में भी देखा है कि किस तरीके से ताइवान को लगातार हड़पने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल में चाइना जो है लगातार बीच में न्यूज आ रही थी कि अटैक होने वाला है ताइवान पर। तो अमेरिका सहित तमाम सारे देश अब इस युद्ध की आशंका को रोकने की कोशिश में लग गए। वो भी अपने युद्ध पोत वहाँ भेजने लगे, कहाँ, ताइवान वाले इलाके में। एक तरीके से चाइना को दिखाने लगे भाई युद्ध होगा तो भाई तेरे को भी नुकसान पहुँचेगा। अवरोध के कई सारे तौर तरीके विश्व अभी हाल फिलहाल में अपनाए गए। जैसे देखिए अभी हमने बहुत सारे राफेल विमान खरीदे हैं ना। तो ये भी ज़रूरी है, ये जो विमान हम खरीद रहे हैं, हम बहुत सारे फाइटर जेट खरीद रहे हैं, मिसाइलों को बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये युद्ध की आशंका को रोकता है। हालांकि ये शक्ति संतुलन में भी आता है। तो अगला हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या है? अपने अपने पड़ोसी देशों को देखकर, ये शक्ति संतुलन क्या होता है ज़रा देखना। यदि कोई देश अपने पड़ोसी देशों को देख रहा है तो देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि कौन सा पड़ोसी देश ताकतवर है और कितना ताकतवर है और क्या वो भविष्य में उस पर हमला कर सकता है, इस बात का उसको पता चल जाता है। इसलिए वह देश शक्ति संतुलन पर क्या करता है, जोर देता है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर। अब देखिए शक्ति संतुलन में क्या किया जाता है। वह देश के पास एक ही विकल्प है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाए, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाए, और सैन्य शक्ति के द्वारा ही वह क्या कर सकता है, शक्ति संतुलन को स्थापित कर सकता है। ओके, जैसे हम चाइना की बात करें, हम चाइना की लेकर बात करेंगे तो चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा गैप था पहले। तो हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या किया है, चाइना को शक्ति संतुलन किया है, बैलेंस ऑफ पावर किया है। अपनी सैन्य शक्ति में भारत ने बड़े पैमाने पर इजाफा किया हुआ है। इसलिए शक्ति संतुलन बनाने के लिए क्या चाहिए, सैन्य शक्ति चाहिए और प्रौद्योगिकी शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है। एक और शक्ति इसमें जरूरी है, वो है आर्थिक शक्ति। कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति। बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता जी। आर्थिक शक्ति भी चाहिए और टेक्नोलॉजी तो चाहिए। खाली आपने सैनिक बढ़ा दिए, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 50 लाख सैनिक कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा भी होगा किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये है, अगला पॉइंट है रक्षा करना। सुरक्षा नीति का तीसरा तत्व है रक्षा करना। तो सुरक्षा के तत्वों में निहित है किसकी सुरक्षा, किससे सुरक्षा, किस तरह की सुरक्षा। ये 3 प्रकार के तत्व इसमें शामिल हैं। किसकी सुरक्षा, भाई वो कौन है ये तो बताओ। सुरक्षा किसकी करनी है, किससे सुरक्षा करनी है और किस तरह की सुरक्षा करनी है। जैसे हम कहें किसकी सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा। मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर के इलाके, पर्टिकुलर इलाके की बात कर रहे हैं। किससे सुरक्षा, भाई पाकिस्तान से आने वाले किससे, मुजाहिदीनों से सुरक्षा करनी है, आतंकवादियों से। किस तरह की सुरक्षा करनी है वो हमारी अब आर्मी और हमारी सरकार निर्णय करेगी कि किस तरीके से सुरक्षा करनी है। ओके, सुरक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रक्षा करना है। रक्षा करना है जी, डिफेंस करो, डिफेंस करो, डिफेंस। किसी देश के पास युद्ध से निपटने के 3 विकल्प होते हैं। वही बात यहाँ फिर से आ गई, आत्मसमर्पण करना जरूरी है, युद्ध की बात मान लेना, आत्मसमर्पण करना पहला विकल्प है। दूसरा, युद्ध से होने वाले नाश को झेलना या उसे पीछे हटने देना, हमलावर को पराजित कर देना। वही वाली बात रिवीजन हो रही है। आगे है और लास्ट है गठबंधन बनाना। अंतिम सुरक्षा नीति का अंतिम तत्व है गठबंधन बनाना। यदि किसी देश को लग रहा है कि वह देश दुश्मन देश के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता है तो क्या करो, बहुत सारे ग्रुप बना लो। तो 2 या 2 से ज़्यादा देश मिलकर एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेते हैं। तो कई बार युद्ध को रोकने के लिए या बोले तो रक्षा करने के लिए अनेक देश मिलकर गठबंधन बना लेते हैं। जैसे एक गठबंधन का नाम बताओ बच्चों, नाटो। क्या नाम है? नाटो एक सैन्य गठबंधन का उदाहरण है जो अभी भी अस्तित्व में है। ये युद्ध को रोकने के लिए ही किया गया था, ये रक्षा करने के लिए ही बनाया गया था, ताकि यदि किसी देश पर आक्रमण हो तो सब मिलकर सैन्य हमले को रोकने के लिए एक साथ कदम उठाते हैं। यही बात नाटो में भी है। नाटो किसका सैन्य गठबंधन है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। गठबंधन बनाए कैसे जाते हैं? संधि द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि मौखिक चले जाएं, सब रिटर्न होता है, एक ट्रीटी होती है
और ये जो गठबंधन होते हैं ना, ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम नाटो की बात करें, नाटो में अभी 30 मेंबर हो चुके हैं, 30, 30। तो ये 30 के 30 एक साथ गठबंधन में इसलिए आए, ये सभी देश 30 के, क्योंकि इन सब के हित एक जैसे हैं। हित एक जैसे मतलब इनको पहला अपना भला चाहिए भाई, इनको अपना खतरा है। जैसे लिथुआनिया नाटो में शामिल हुआ, तो लिथुआनिया को खतरा किससे है? रशिया से है, इसलिए वो नाटो में आया। तो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और जब नहीं होगा तो शायद वो हट भी सकता है। मान लीजिए कल को रशिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएं, मान लीजिए, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा तो बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी तो ऑब्वियस बात है वो नाटो से हट सकता है अगर इस तरीके का प्रावधान है तो ये सुरक्षा नीति के तत्व हो गए। आगे हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा को होने वाले खतरों के नए स्रोत क्या है? नए स्रोत क्या है? सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की भूमिका का आकलन कीजिए। अब परंपरागत सुरक्षा के खतरे हम देख रहे हैं, कौन कौन से वो खतरे हैं। याद रखना, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में राष्ट्रीय धारणा से संबंधित है। किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा होता है, लेकिन सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसमें इन 5 तत्वों की बात हो रही है किसी देश के लिए। ये देखो, ये 5 सबसे बड़े खतरे हैं, और ये खतरे केवल देश के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए खतरे हैं। किसके लिए हैं? पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है ये। दरअसल इस प्रश्न का आंसर हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, और ये बीच में जो बातें लिखी हैं, ये बातें ये सुरक्षा को लेकर लिखी हैं, जिसकी शॉर्ट मीनिंग मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, और इस पर चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में कि कौन कौन से इसमें संकट आते हैं। ओके, तो कौन कौन से संकट आते हैं? सबसे पहले आतंकवाद। 5 खतरे आते हैं, 5 संकट आते हैं। आतंकवाद, आतंकवाद क्या है? नागरिकों को आतंकित करने के क्रूरतापूर्ण उपायों द्वारा सरकार से अपनी मांगें मनवाना आतंकवाद है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद आतंकित करता है, आतंकित करता है। क्यों करता है? ताकि वो सरकार से अपनी मांगें मनवा सके। आतंकवादी क्या चाहते हैं? अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? निर्दोष नागरिकों को धमकी देते हैं या बल प्रयोग कर उनको डराने की कोशिश करते हैं, आतंकित करते हैं, ताकि सरकार को या देश को अपनी अनुसार वो चला सकें। आतंकवाद नागरिकों में पाए जाने वाले असंतोषों को हवा देकर और उन्हें राष्ट्र के विरुद्ध संघर्षों में उलझाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। उदाहरण, ये लास्ट वाली लाइन को उदाहरण से समझिए। जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग भारत सरकार के खिलाफ असंतोष रहते थे पहले भी, तो जो आतंकवादी थे इस चीज़ को हवा देते थे और उनको इंडिया के खिलाफ भड़का देते थे। तो ये आतंकवादियों की पहचान है। ठीक है, तो आगे देखिए, मानवाधिकारों का हनन। राष्ट्रों में आजकल, एक राष्ट्र में नहीं, लगभग हम सभी राष्ट्रों में देखते हैं कि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन भी आज बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। कहीं राजनीतिक तथा आर्थिक व सामाजिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मानवाधिकारों का मतलब क्या है? राजनीतिक अधिकारों से, आर्थिक अधिकारों से, सामाजिक अधिकारों से इनका हनन हो रहा है। तो कहीं पर मूलवासियों के अधिकारों की बात उठती है। इसी चैप्टर में हम मूलवासियों के बारे में पढ़ेंगे, शायद अगली वीडियो उसी को लेकर हो। तो मूलवासियों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। तो ये सभी देशों में हो रहा है, सभी राष्ट्रों में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट है। आगे देखिए, वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण जो है वो बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी का सबसे बड़ा स्रोत है बढ़ती जनसंख्या। माना जाता है कि अगले 50 वर्षों में दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या कम होगी। ये ध्यान देना, सबसे गरीब देशों की जनसंख्या कम होगी 50 वर्षों में, और धनी देशों की जनसंख्या भी क्या होगी? कम होगी। ये देखो, धनी देशों की जनसंख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर ये बात उठी है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर ये 50 वर्ष से लिखा है मैंने, ध्यान देना, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। अगले 50 वर्षों में दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या, यहाँ पर कम के बजाय आप लोग लिख देना, गरीब देशों की जनसंख्या तिगुनी होगी। कितनी होगी? 3 टाइम्स से होगी, तिगुनी होगी। गरीब देशों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना 50 वर्ष में, और भी बढ़ जाएगी। और कितनी हो जाएगी? तिगुनी होगी। और जबकि धनी देशों की जनसंख्या क्या होगी? कम होगी।
आगे इसमें बताया गया है, जहां प्रति व्यक्ति उच्च आय के कारण, यानी कि एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है उसके कारण धनी देश और धनी होंगे, वहाँ इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। तो निर्धन देशों में ये इनकम कम हो जाएगी, हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो ये और भी कम हो रही है, ये और भी कम होगी, जिसकी वजह से ये देश जो गरीब हैं और भी गरीब हो जाएंगे और भी निर्धन हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध के ज़्यादातर जो इस तरह के देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में हैं। दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? ग्लोब में जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इक्वेटर वाली, उसके नीचे की रेखा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे वाली। तो दक्षिणी गोलार्ध के देश अधिकतर ज़्यादातर कैसे हैं? निर्धन हैं, और निर्धन होने की वजह से ये अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए क्या होता है? प्रवास की समस्या आती है। किसकी समस्या आती है? माइग्रेशन की समस्या आती है, प्रवास की समस्या आती है। अब आगे बढ़ते हैं महामारियों के बारे में। बहुत बड़ा संकट है महामारियाँ, एड्स, बर्ड फ्लू और आदि बहुत सारी, सार्स, आपने हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के बारे में सुना, तो ये सार्स ही है। तो ऐसी महामारियाँ फैल रही हैं, एबोला वायरस भी है, हेपेटाइटिस सी भी है। अब इसमें समस्या क्या है कि पुरानी की दवा बनती है तो नहीं फैल जाती है, किसी एक महामारी की दवा बन रही है तो नहीं फैल जाती है। यह मानव, जानवरों, पक्षियों किसी को भी नष्ट कर रही है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, किसी को भी नष्ट कर रही है। इसका स्रोत जो है वो अप्रवास है, व्यवसाय है, पर्यटन है और सैन्य अभियान है। आपने देखा होगा कोरोना जिस तरीके से फैला, उसकी सबसे बड़ा कारण जो था वो पर्यटन था। क्या था? पर्यटन था। उसके अलावा अप्रवास भी था, लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। बिजनेस एक कारण था, व्यवसाय। देखो कारण क्या था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फैलाव के कारण बता रहा हूँ। कारण तो चाइना था, सभी को पता चल चुका है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला, उसकी स्पीड, तो उसमें एक पर्यटन भी था, अप्रवास भी था, व्यवसाय भी था, ये सब थे। इसके अलावा सैन्य अभियान भी होते हैं, ऐसी हमारी बुक बता रही है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक में, विस्थापन में। पांचवा बड़ा जो संकट है वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाना। कौन जा रहा है जी? दक्षिण गोलार्ध के लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध के देशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? गरीबी की वजह से जा रहे हैं, निर्धनता की वजह से जा रहे हैं। ओके, इससे शरणार्थी समस्या पैदा हो जाएगी। फिर ऐसा तो है नहीं कि उत्तरी गोलार्ध के धनी देश उनको कहेंगे आओ आओ व्हाइट हाउस में रह लो, ऐसा नहीं, तो वो शरणार्थी बनकर रह जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। ऐसा होता क्यों है? मैंने कहा निर्धनता, लेकिन और भी वजह है। युद्ध के कारण की वजह से युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, संघर्ष हो जाते हैं। इसकी वजह से लाखों लोग दक्षिण गोलार्ध से निकलकर सुरक्षित स्थानों में शरणार्थी बने हैं। इसी प्रकार अपने देश में भी होता है, हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में भी विस्थापन होता है। जैसे हमारी बुक बताती है, जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में पंडितों, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको अपने ही देश में विस्थापन का शिकार होना पड़ा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कौन सा वाला टॉपिक खत्म हुआ? कौन सा? अपरंपरागत धारणा के नए स्रोत, खतरे के नए स्रोत। बच्चों खतरे के नए स्रोत हमारे पांचों पांच खत्म हो गए। ठीक है, तो अब जाते हैं इसमें सुरक्षा का मतलब क्या है। सुरक्षा का मतलब, इस पूरी लाइन में आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है, बस ये समझ लीजिए आप कि सुरक्षा का मतलब जो है वो संकट, ये ध्यान देना, संकट से छुटकारा है। किससे छुटकारा है? संकट से छुटकारा है या रक्षा है। खतरा चाहे मानव जीवन का हो या देश का हो, खतरा कोई भी हो सकता है जी, खतरा कोई भी हो सकता है। सुरक्षा का अध्ययन करने वाले मानते हैं यदि सुरक्षा का व्यापक अर्थ लिया जाए तो आपको हर स्थान पर संकट देखेगा, हर स्थान पर संकट, घर से निकलते ही घर के अंदर संकट। अतः सुरक्षा उनकी की जाए जिन कारणों से जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। मैंने पहले ही बता दिया था सुरक्षा में कौन से खतरों को शामिल किया जाता है, केंद्रीय मूल्यों को, क्योंकि हर प्रकार के खतरों को तो हम सुरक्षा में शामिल नहीं करेंगे ना। तो किन प्रकार के? केंद्रीय मूल्यों को। परंतु केंद्रीय मूल्य किसके हों, देश के हैं या मानव के? तो आगे से बताया गया जो केंद्रीय मूल्य हमें अच्छे लगते हैं, हमारे लिए आवश्यक हों, व्यापक अर्थ के हर खतरे को हम सुरक्षा से नहीं जोड़ सकते, हर खतरे को हम सुरक्षा से नहीं जोड़ सकते। तो कौन से प्रकार के खतरों को शामिल करेंगे? गंभीर खतरों को लेना चाहिए। कौन से खतरों को? गंभीर खतरों को लेना चाहिए सुरक्षा के विषय में। यदि उन्हें रोक नहीं पाएंगे तो हमारे केंद्रीय मूल्यों की क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। अब ये केंद्रीय मूल्य क्या है?
ये केंद्रीय मूल्य मानवता अथवा देश किसी के भी हो सकते हैं। यदि इन्हें खतरा पहुंचता है या कोई इन्हें खतरा पहुंचाता है तो इन्हें रोकने के लिए उठाए गए कदम क्या कहलाएंगे? सुरक्षा कहलाएंगे। तो जो केंद्रीय मूल्य होते हैं उनको जो खतरा होता है उन्हें रोकने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसी को सुरक्षा कहते हैं। तो ये बात हुई सुरक्षा के बारे में। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा में आपको अंतर बताना है। ये ध्यान देना, दोनों में क्या अंतर है। पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत इजी लगेगा आपको। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का मतलब राष्ट्रीय धारणा से है, राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से है। संकट का इसमें स्रोत जो होता है कोई दूसरा देश होता है। जी हाँ, सैन्य आक्रमण होता है ना, तो सैन्य आक्रमण कौन करेगा? दूसरा देश करेगा। जो सैनिक आक्रमण की धमकी देकर उस देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे केंद्रीय मूल्यों के लिए क्या पहुंचाता है? खतरा पैदा करता है। तीसरा पॉइंट, पारंपरिक धारणा के सिद्धांत क्या है? युद्ध है, शक्ति संतुलन है, रक्षा करना है, गठबंधन है। अभी हमने पढ़ा था कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के 4 तत्व हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा मानती है, क्या मानती है? कि सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। आप लोगों को पता है सबसे बड़ा खतरा सैन्य बल है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। ये सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कहती है। अब बढ़ते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में। इसमें ये कहती है कि केवल सैन्य संकटों से ही खतरा नहीं होता है, मानवता की सुरक्षा से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? मानवता की सुरक्षा से। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मानवता नहीं है, मानवता है। किससे है ये? इसका मतलब है मानवता। ये ध्यान देना कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है ये मानवता की सुरक्षा से संबंधित है। एक बार फिर से समझिए, किसी पर्टिकुलर देश से संबंधित नहीं है, जबकि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किसी एक देश से संबंधित थी, किसी देश की सुरक्षा से संबंधित थी। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा मानवता की सुरक्षा से संबंधित है। जैसे आतंकवाद कोई समस्या किसी एक पर्टिकुलर देश की नहीं है, पूरी मानवता की है। विस्थापन किसी एक पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है, पूरी मानवता की है। और अगर हम बात करें गरीबी की, वो भी पूरी मानवता की क्या है? एक मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा मानवता के लिए खतरा है। किसके लिए खतरा है? मानवता के। खतरे के स्रोत क्या हैं? आतंकवाद है, मानवाधिकारों का हनन है, गरीबी है, महामारियां हैं, विस्थापन है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है। अपारंपरिक सुरक्षा धारणा के सिद्धांत क्या है? डरो मत। डरो से, भय से मुक्ति का, भय से डरना नहीं है। अगर महामारी आ गई तो डरना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसी आतंकवाद है तो आतंकवाद से डरने की जरूरत नहीं है। सहयोग करिए, सभी देश आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को सहयोग करेंगे और गरीबी को हटाने के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति का रास्ता अपनाएंगे। अंतिम पॉइंट में आइए। सुरक्षा की अब आरंभिक धारणा मानती है, अब आरंभिक धारणा नहीं है, पारंपरिक अपारंपरिक धारणा मानती है। यहाँ पर ध्यान देना, अपारंपरिक धारणा मानती है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो व्यक्तियों की संरक्षा है। ध्यान देना, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों की संरक्षा है, व्यक्तियों का भला करना है, उनकी सिक्योरिटी है। ये इसका पहला प्राथमिक लक्ष्य है, सबसे फर्स्ट लक्ष्य इसका यही है। तो ये बात हुई सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा को लेकर। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद।